हम झुंझुना बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं या सरकार झुंझुना बजाने के लिए सरकार में बैठी है? अगर 9 साल का विलंब हुआ तो सवाल विलंब पे पूछा जाएगा। अगर 68% ज्यादा पैसा लगा बनने पर तो सवाल पूछा जाएगा। अगर दुकानें नहीं बनी और किराएदारों के लिए सुविधा नहीं है तो सवाल पूछा जाएगा। मतलब देर आए दुरुस्त आए, तो हम भी मुंह पर दही जिस पर जीएसटी लग चुकी है जमा कर बैठ जाए। आज ये पूरा फुल पेज का एड, ये देख लीजिए ढंग से, ये पूरा फुल पेज का एड आज दिल्ली के हर अखबार में छपा है। इस फुल पेज के एड में बातें की गई हैं झुग्गी झोपड़ी इन सीटू स्लम पुनर्वास की। मोदी जी का चिर परिचित दमकता हुआ चेहरा आप सबके सामने है और इसमें गरिमामयी उपस्थिति की आकांक्षा करते हुए श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हैं, श्री कौशल किशोर जी जो राज्य मंत्री हैं, श्री विनय कुमार सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं, श्री रमेश बिधूड़ी जी जो सांसद हैं उस क्षेत्र से। ये कालका जी की जो ईडब्ल्यूएस की इन सीटू स्कीम हम लोगों ने लॉन्च करी थी उसके बारे में, और चिर परिचित मोदी जी का चेहरा फीता काटने के लिए तैयार। कुछ चीजें आपके सामने हम रख देना चाहते हैं जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाए, कुछ चीजों का पर्दाफाश भी हो जाए। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये तस्वीरें हैं, इसको प्लीज पहले देख लें और इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। इसमें सुभाष चोपड़ा जी हैं, शीला दीक्षित जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनिल भारद्वाज जी आपको दिखेंगे इसमें, राहुल गांधी जी 2015 में जब चुनाव प्रचार में थे तो स्थान पे गए थे जहां पर ये बनके तैयार है। पेपर का ऐड कहता है कि कालका जी में बने 3024 नए फ्लैटों का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या इससे किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए? और जो बीन बजाते हैं, चरण चुंबन करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना जरूरी है। फीता काटने के शौकीन हैं मोदी जी। ये 3024 वो फ्लैट हैं इन सीटू स्कीम। और इन सीटू स्कीम क्या है? जहां झुग्गी वहीं पर मकान, यथास्थाने मकान मिलना गरीब लोगों को, वो है इन सीटू स्कीम। इस स्कीम का शिलान्यास 18 सितंबर 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किया था। 8064 कुल घर बनने थे। फेज 1 में 3024 घर बनने थे। फेज 1 2013 में शुरू होता और 2016 में खत्म हो जाता। 3 साल के अंदर फेज 1 खत्म हो जाता। वो फेज 1 2013 का 2022 में खत्म हो रहा है, 9 साल बाद, 6 साल के विलंब से। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट फेज 1 की 206 करोड़ रुपए थी। यह बना कितने में है? 345 करोड़ रुपए में, करीब 68% वृद्धि के साथ। इसमें 2-4 चीजें पते वाली हैं। ये डीडीए ने बनवाया है। डीडीए इज द रिचेस्ट ऑटोनोमस बॉडी इन दिल्ली। डीडीए अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी मोदी जी के चहेते मंत्री, बड़बोले मंत्री के डिपार्टमेंट में आता है। और डीडीए का जब फाउंडेशन हुआ था तभी से दिल्ली के 3 विधायक और 2 कॉरपोरेशन के सदस्य उसके मेंबर होते हैं। तो फेज 1 जिसका आज चमचमाता उद्घाटन होगा, जो 6 साल के विलंब और 68% पैसे की वृद्धि के बाद बन रहा है, डीडीए की बॉडी में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के विधायक भी शामिल थे। क्या आपने एक बार भी उनके मुंह से इस विलंब पर एक भी शब्द सुना है, या एक चिट्ठी, एक प्रेजेंटेशन, एक मिलने का जिक्र सुना है कि इस स्कीम का, इन सीटू स्कीम का 6 साल से विलंब क्यों चल रहा है? नहीं सुना होगा। दूसरी बात,
फेज 2 बनना था। जब फेज 1 बन के तैयार हो जाता, लोग उस घर में चले जाते, जो जगह खाली होती वहां पर फेज 2 बनना था। अभी तक फेज 2 बनना तैयार नहीं हुआ है, और फेज 2 बन के तैयार होना था 2019 में, फेज 3 बन के तैयार होना था 2020 में। अभी ओरिजिनल स्कीम जिसकी नींव सुभाष चोपड़ा जी ने, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, अनिल भारद्वाज जी जैसे लोगों ने रखी, दिल्ली के हमारे सदस्यों ने, दिल्ली की हमारी कांग्रेस पार्टी ने रखी, 1/3 घर बने हैं 6 साल के विलंब से, 68% ज्यादा कॉस्ट पर। आगे की बातें खुद सुभाष चोपड़ा जी और अनिल भारद्वाज जी आपसे बताएंगे, लेकिन 2-4 चीजें मैं संक्षिप्त में बता देती हूं। 206 करोड़ के लागत पर जब ये घर बनने थे, तो इसमें आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, स्कूल, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, रिलीजियस सब कुछ बनना था। अभी मात्र खोखले घर बनकर तैयार हैं, ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र नहीं है। और भी चीजें बननी थी जिसका उल्लेख श्री सुभाष चोपड़ा जी करेंगे। महिला सम्मान की बहुत बात करते हैं, महिलाओं के नाम पर बहुत कुछ होना चाहिए। जब शीला दीक्षित जी ने इस योजना का शिलान्यास किया था, तो यह कहा था कि रजिस्ट्री पुरुष और महिला दोनों की होगी घर के, जिससे कि लोगों की छत घर सर पर रहे। महिलाएं बाहर, रजिस्ट्री सिर्फ अब पुरुष के लिए हो रही है। तो खोखले दावे, खोखले वादे करने वाली इस सरकार ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि दूसरों के लगे पेड़ के फल तो ये तोड़ेंगे, वाहवाही भी कमाएंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार भी होगा, उसमें विलंब भी होगा, और जो इनके मौसेरे भाई हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। लब्बो लबाब ये है, जब 4 बजे आज मोदी जी फीता काटेंगे, तो उनके सामने ताली बजाने के बजाय 2 प्रश्न पूछिएगा कि यह स्कीम कांग्रेस की बनाई हुई थी, 6 साल विलंब से क्यों है, और दूसरा 206 करोड़ पे बननी थी, 345 करोड़ कैसा खर्चा हो गए। बाकी सुविधाओं के बारे में आपकी क्या मत और विचार हैं। मैं चाहती हूं कि पहले सुभाष चोपड़ा जी आपको और डिटेल में इसके बारे में और जो चीजें मिसिंग हैं वो बताएं, और उसके बाद कुछ कमेंट्स हम लोग भारद्वाज जी से भी लेंगे। It took me 4 years to get clearance from various agencies. दिल्ली में कोई भी नई स्कीम बनाने के लिए डीडीओ को अगर इंस्टीट्यूट स्कीम स्टार्ट करनी थी, तो 18 एजेंसी से परमिशन लेने के बाद ये स्कीम तैयार हुई। आई बिकेम ए मेंबर ऑफ डीडीए। डीडीए में मेरा एक ही मकसद था, एवरीबडी टॉक्स अबाउट अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मेरे को सोनिया जी ने एक बात कही, सुभाष को ऐसा करो जिससे कि गरीबों को लगे कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव डीडीए के अंदर गया। इट वॉज ओनली विद द ब्लेसिंग ऑफ सोनिया जी आई वॉज एबल टू गेट दिस वर्क सैंक्शन। 4 साल लगे मुझे पूरी सैंक्शन लेने के लिए। मैंने एलजी साहब को एक ही बात कही, मेरे को डीडीए में सिर्फ एक काम करवाना है, वो है कि गरीबों, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे ही उनका मकान बने ताकि उनका जीवन के अंदर सुधार हो। यही वजह थी हमने इसका बीड़ा उठाया। और पहली ये जो स्कीम थी, ये 3 फेजेस के अंदर वहाँ 8064 मकान बनने थे। पहले फेज़ में 3000 मकान बनने थे, जो कि 3 साल के अंदर कंप्लीट होने थे। लेकिन 3 साल की जगह आज 9 साल हो गए, 9 साल से भी ज़्यादा। वो भी पिछले साल मैं डेलीगेशन पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ गया था हरदीप पुरी जी के पास। हरदीप पुरी जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथ विश्वविद्यालय में जब मैं प्रेसिडेंट था दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदू कॉलेज की, मेरे घनिष्ठ मित्रों में हैं। लेकिन सच ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अभी जल्द से जल्द तैयार करवाऊँ, उसको भी 1 साल उसके बाद लग गया। आज उसका प्रधानमंत्री जी वितरण कर रहे हैं। डीडीए के अंदर जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि 5 नॉमिनीज होते हैं, 3 एमएलए 2 कारपोरेटर। जब से फॉर्मेशन हुई डीडीए की, मेरे साथ हर्षवर्धन जी थे डीडीए में। डीडीए में सिर्फ कांग्रेस के वजह से मैं अपने इलाके के अंदर इसको बनवा पाया।
बाकी भी तो मेंबर रहे हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। दिल्ली में मेरे को एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बता दीजिए जिसने अपने इलाके के अंदर इतने फ्लैट बनाए हो। आज वाहवाही लेने के लिए मेंबर पार्लियामेंट भी बोल रहे हैं, मंत्री जी भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसका वितरण कर रहे हैं। ये तो बताइए इस स्कीम किसकी है? दिस इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस पार्टी, दिस इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ सोनिया गांधी, दिस इज व्हाट कांग्रेस थिंक अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे सुप्रिया जी ने कहा, ये उसके अंदर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो पहला मेरा ये था कि गरीब आदमी को कोई बहरा फुसला कर इसको खरीद लेगा, कोई 10 लाख की चीज़ 1 लाख में खरीदेगा। तो इसलिए इसके अंदर लेडीज़ के भी की भी जिम्मेवारी उतनी होनी चाहिए जितनी आदमी की है। ये पहली स्कीम थी जिसको अप्रूव किया गया कि आदमी के नाम से नहीं, ये घर की लेडी और आदमी दोनों के नाम से जॉइंट इसको अलॉटमेंट मिलेगी। दूसरा इसमें ये था कि आप यहाँ मकान बनाएंगे, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर, स्कूल और रिलीजियस प्लेसेस बनाएंगे। आज मकान तो बन गए, स्कूल कहाँ गए, रिलीजियस प्लेसेस कहाँ गए, हेल्थ सेंटर कहाँ गया, कम्युनिटी सेंटर कहाँ गई? और साथ में इसमें ये भी था कि मेंटेनेंस चार्जेस इसमें नहीं लेंगे। मैं आज बताऊं कि 30,000 रुपया उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस इन गरीब आदमियों से 5 साल के लिए मांगा है। जो चीज़ गरीब आदमियों को फ्री लिखी गई थी उसके अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई और अपनी मर्जी से जो मन चाहा पैसा लेना चालू कर दिया। 14 मंजिले में लिफ्ट लगी है, 14 मंजिल बिल्डिंग है। इसमें यह था कि 20 साल तक डीडीए बैकअप के साथ उनसे कोई चार्ज नहीं लेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें आज कहीं अखबार के जरिए, सुप्रिया जी ने ठीक कहा, क्यों केजरीवाल जी चुप रहे, उनका नुमाइंदा क्यों चुप रहा? सोमनाथ भारती उसमें मेंबर है, यू कुड हैव रेज्ड इट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि हाँ भाई इंस्टीट्यूट की स्कीम के तहत हम लोग दिल्ली के अंदर यहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात करेंगे, बनाएंगे, लेकिन वहाँ मकान कब बनेंगे, कहाँ गए वो मकान? आज दिल्ली के अंदर एक बता दीजिए, ये अजय माखन जी थे जब अर्बन स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, कठपुतली कॉलोनी और दूसरी जगह पे उन्होंने मकान बनवाए, आज वो भी इनकम्प्लीट है, फ्लैट्स बनवा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी काम हुआ, अगर गरीब आदमी के अंदर गरीब आदमी के लिए दिल्ली के अंदर काम हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने उस काम को पूरा किया। हम लोग सत्ता में नहीं रहे, नहीं तो अभी तक तो ये मकान बन के लोगों को मिल भी चुके होते और उनके जीवन में सुधार आ चुका होता। जैसे सुप्रिया जी ने कहा 205.99 करोड़ की ये स्कीम थी पहला फेज़ की, जो कि 345 करोड़ हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनको जवाब देना पड़ेगा। डिले, व्हाट इज बिहाइंड दिस डिले हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे करप्ट अफसरों की मिली भगत थी या कोई और वजह थी? तो आज तो हम यही कहेंगे कि जो गरीबों का अधिकार है उनको उनका अधिकार मिले, इसकी पूरी इंक्वायरी हो कि ये रेट कैसे बढ़े और क्यों बढ़े। और जो वादे किए थे गरीब आदमियों से, जैसे उनके दुकानदार हैं वहाँ पे, उनके लिए दुकानें बनी थी, अभी तक वो दुकानें नहीं बनी। जो किराएदार हैं, खासकर झुग्गियों में, आप पिछले 10 साल तो हो गए, उससे पहले के भी किराएदार रहते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ गई, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये स्कीम के तहत पहला फेज़ कंप्लीट होना था, लोगों को शिफ्ट करना था, जो जगह खाली होनी थी वहाँ सेकंड फेज़ बनना था, जो जगह उसके बाद खाली होनी थी थर्ड फेज़ बनना था। और ये भी मैंने डीडीए से कहा था, इसको स्कीम चालू होने से पहले, कि डीडीए बीइंग द रिचेस्ट ऑटोनमस बॉडी ऑफ दिल्ली, जितना पैसा इसके ऊपर लगाएगी उससे 10 गुना ज़्यादा फायदा इसको बनाने के बाद डीडीए को मिलेगा। ये सच्चाई है। जितनी जगह खाली होगी वहाँ पे दे कैन गो फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, दे कैन गो फॉर वेलफेयर स्कीम ऑफ अदर पीपल। तो इस तरह से ना पैसे की कमी, ना किसी चीज़ की कमी, सिर्फ इच्छा की कमी
उसी वजह से जितना भी काम है उसका विलम्ब आया। और मैं यही आज मांग करता हूँ इस माध्यम से कि जो पैसे के अंदर पैसे का करप्शन हुआ है डीडीए के अंदर इसको बनाने में, उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो बाकी के लोग हैं, खासकर जो किराएदार और दूसरे लोग हैं, उनको जल्द से जल्द उनको मकान बना के वहाँ पे सेटल किया जाए। धन्यवाद। सवाल लगे हैं, सवाल इसलिए लगे हैं कि ये सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील नज़र नहीं आती। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार और दिखावे के लिए गरीबों के जो फ्लैट्स थे, वो फ्लैट क्यों उसकी डेट आगे बढ़ी, किस लोगों ने उस स्कीम को रोकने की कोशिश की, और स्कीम में जो चीज़ें पास हुई थी, हमारी कांग्रेस की सरकार का हमेशा रास्ता ये रहा है, और आज नहीं, जो भी सरकारें कांग्रेस की रही, अगर दिल्ली में आज 45 रीसेटलमेंट कॉलोनी है, लाखों लोग उस स्लम बस्तियों से निकलकर आज पूरी ईमानदारी के साथ सर उठाकर जी पा रहे हैं, तो वो स्कीमें अगर किसी की देन थी तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की देन थी, कांग्रेस पार्टी की देन थी, जिसमें आज लोग महसूस करते हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों से चार्ज की बात नहीं की। आप मेंटेनेंस चार्ज अगर मांग रहे हैं तो मेंटेनेंस चार्ज उन गरीब लोगों से मांग रहे हैं जो छत के लिए आपसे उम्मीद रखते हैं, सरकारों से उम्मीद रखते हैं। आप अपने एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा आप उसके लिए खर्च कर रहे हैं, अपने प्रचार प्रसार में उस गरीब आदमी से आप मेंटेनेंस चार्ज मांग रहे हैं। हमने तो वो स्कीम जो रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ की थी, उनके भी मालिकाना हक जब सौंपे तो सिर्फ 100 रुपये में सौंपे। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मूल उद्देश्य है कि इस देश के गरीब को न्याय मिलना चाहिए, उसके अधिकार के प्रति सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को समझ के उस पर काम करना चाहिए। और ठीक कहा मैडम सुप्रिया जी ने कि दूसरी सरकार जो दिल्ली की सरकार है, उसने तो कभी सवाल नहीं उठाए, क्योंकि वो तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी भी स्कीम, चाहे राजीव गांधी आवास रतन योजना है, उसमें हजारों फ्लैट खाली पड़े, जर्जर हो गए, वहाँ दुर्घटनाएं हो गई, आज तक आवंटित नहीं हुए। तो ये सरकार सिर्फ दिखावे की और प्रचार प्रसार की सरकार है। गरीबों के प्रति जो हमदर्दी है, गरीबों के प्रति जो रास्ता है न्यायपूर्ण जो होना चाहिए, वो सरकार ने नहीं किया है। हम ये मांग करते हैं कि ये सरकार वो मेंटेनेंस चार्ज जो गरीबों के लिए लगाने जा रही है उसको वापस ले, और जो कम्युनिटी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करने की बात थी, जो रिलीजियस प्लेस, जिसका आदरणीय सुभाष जी अभी कह रहे कि वो रिलीजियस प्लेस यहाँ होने चाहिए, सिर्फ आप बिल्डिंग फ्लैट बना के दे देंगे, वो रहेंगे कैसे? तो वो भी वहाँ स्थापित होने चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज को वहाँ होना चाहिए, जिससे वो गरीब आदमी सर उठाकर वहाँ रह सके। ये जो आज की हमारी मांग है, वो उन दिल्ली के गरीबों को भरोसा, उनके अधिकारों के प्रति चिंतित है कांग्रेस पार्टी विपक्ष के जिम्मेदार विपक्ष के रूप में, इसलिए हम ये सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद। आप साथियों के सवाल जो भी हैं वो सवाल के लिए हम थोड़ा सा आपको ये भी ज्ञात होगा कि जब 2013 में हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी तो काले झंडे दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और जब शराब नीति पर कांग्रेस डटकर आम आदमी पार्टी को घेर रही थी और अकेले हम सवाल पूछ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद, 8 एमएलए, कॉरपोरेशन के सदस्य मुंह पर उंगली लगाकर बिल्कुल मौन रखने का काम कर रहे थे। तो ये जो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये अपने आप एक दूसरे की कलई खोलते रहते हैं, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समअप करने के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बनने थे 8064 घर 2020 में, पहला फेज 2016 में बन के तैयार हो जाना था, वो पहला फेज 6 साल के विलंब से बन रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 206 करोड़ की लागत पे बनना था, बन रहा है 345 करोड़ की लागत पर, और इसमें सिर्फ खोखले मकान दिए जा रहे हैं। जबकि जब हमने शिलान्यास किया था और हमारे बजट के अनुसार इसमें कम्युनिटी सेंटर, पार्क, रिलीजियस प्लेस, स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बाकी सारी सुविधाएं भी थी। दुकानदारों के लिए सुविधाएं थी, किराएदारों के लिए सुविधाएं थी। ये सब चीजें नादारद हैं। तो जब आप फीता काटेंगे मोदी जी, तो जरूर इस देश को बताइएगा सेकेंड और थर्ड फेज का क्या हुआ, विलंब क्यों हुआ, और इतना पैसा, मोटी रकम कहां चली गई।
अरविंद केजरीवाल जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद एक बार भी इस विलंब पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आई थिंक मिस्टर चोपड़ा वेरी क्लियरली एंड emphatically stated that he had made several representations, and the last representation that he made before the Urban Development Ministry, under whom the DDA comes, who constructs these EWS houses in situ scheme, he made it in December 2021. It has still taken almost a year's time for Mr. Hardeep Puri to act on this. So it is not as if we did not make representations. We made representations, we pointed out the delay, but yes, we are not in the assembly right now, and we cannot hold the government accountable within the assembly for its studious silence. We will hold the Prime Minister accountable, because the full page ads coming out of the taxpayers' money has to be accounted for. 9 साल का डिले हो गया तो देर आए दुरुस्त आए। तो हम झुंझुना बजाने के लिए विपक्ष में बैठे हैं, या सरकार झुंझुना बजाने के लिए सरकार में बैठी है? अगर 9 साल का विलंब हुआ तो सवाल विलंब पे पूछा जाएगा। अगर 68% ज्यादा पैसा लगा बनने पर तो सवाल पूछा जाएगा। अगर दुकानें नहीं बनी और किराएदारों के लिए सुविधा नहीं है तो सवाल पूछा जाएगा। और अगर कम्युनिटी सेंटर और रिलीजियस प्लेसेस और स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं बने तो सवाल पूछा जाएगा। मतलब देर आए दुरुस्त आए, तो हम भी मुंह पर दही जिस पर जीएसटी लग चुकी है जमा कर बैठ जाएं। नहीं, सबसे पहले तो देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, सुर्खियां ढूंढना अच्छा काम है, मीडिया को वो करना भी चाहिए। मीडिया तो आजकल ऐसी सुर्खियां ढूंढ रहा है कि मोरबी के 150 मृतकों को अपनी ही मौत का जिम्मेदार ठहराने पर तुला हुआ है। तो खैर, उसके बारे में मैं टिप्पणी ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि वो सुनकर मुझे दुख से ज्यादा गुस्सा आता है और तरस आता है आज की मीडिया की स्थिति पर। लेकिन जो आपने बात कही, क्योंकि मीडिया से आती हूं, चीजें देखने का फर्क भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, यह सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भरी भीड़ में, पूरी जनसभा में यह कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रहकर क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर कर, गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर कर, जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते। अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, और आपने पायलट साहब के सामने किस तरह से सवाल पूछा और उनका क्या अनुभव रहा, ये तो मैं नहीं जान सकती हूं। मैं कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता हूं, यहां पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। आपने मुझसे गहलोत साहब जी की जो बात थी रैली को लेकर, उस पर सवाल पूछा। मेरी अपनी जो अदनी सी समझ है, मुझे आता है समझ में कि उन्होंने तारीफ नहीं करी, उन्होंने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया। इसका और भी एक तल्ख बात कह सकती हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो नहीं कहूंगी, आईने तक ही रुक जाऊंगी। भरी सभा में मैं अपने बगल वाले को बोलूं कि आपकी इज्जत आपसे नहीं है, आपकी इज्जत इसलिए क्योंकि आप ऐसे देश से आते हैं जो गांधी का देश है, नेहरू का देश है, अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र मजबूत है। मुझे तो लगता है ये तो बड़ी बेइज्जत करने वाली बात हो गई। पता नहीं किसको इज्जत इसमें नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि गुजरात में तो बहुत कुछ हो रहा है, और गुजरात में कुछ भी कहने से पहले हम एक ही सवाल जो लगातार 4 दिन से पूछ रहे हैं वो दोबारा से पूछेंगे। 96 घंटे हो गए इस सवाल को। 150 लोगों की पुल टूटने से मौत हुई है, और जिम्मेदारी सुरक्षाकर्मी, चौकीदार और टिकट बेचने वाले वो 2 लोग हैं, या ऐसी कंपनी जिम्मेदार है जो पुलिस का कहना है, जिसने सिर्फ पेंट कर दिए थे तार और रंगरोगन कर दिया था। मोदी जी वहां पर गए, अस्पताल की पुताई हो गई, अस्पताल की रातों रात चकाचक हो गया, अस्पताल की तस्वीरें बढ़िया आए, लोगों से मिलकर वो चले गए। क्या कौन जिम्मेदार है इन लोगों की मौत का? पहले तो मुझे यह बताया जाए। म्युनिसिपल कमिश्नर का नाम नहीं है एफआईआर में, कंपनी के एमडी का नाम नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसके मंत्री खुद और खुद मुख्यमंत्री है, उनका नाम नहीं है। मोदी जी जाते हैं और चल के चले आते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? गुजरात में चुनाव के दौरान यह घटना हुई है। चुनाव के दौरान 2016 का मोदी जी का वो बेहद शर्मनाक वक्तव्य
मेरे कानों में अभी भी गूंज रहा है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसी अशोभनीय और गिरी हुई बात कर सकता था जो उन्होंने बंगाल में एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड करी थी। अगर वो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड था तो ये क्या है? सवाल इस बात का है। मुझे लगता है एक सभ्य समाज में होने के नाते 150 लोगों की मौत हो जाना, जिसमें अधिकांश बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं, घायलों से अस्पताल भरा पड़ा है, अभी भी लोग लापता हैं, इसको विल ऑफ गॉड कहा जा सकता है? कोर्ट में, पुलिस के सामने या किसी डिबेट में इसको हम विल ऑफ गॉड कह के चुपचाप बैठ जाएंगे? ये विल ऑफ गॉड नहीं है, ये करप्शन और कमीशन खोरी का गुजरात सरकार का पर्दाफाश करने का सबसे बड़ा सबूत है। 5 दिन पहले पुल खुला, 12,000 लोग पुल पर गए, 12,000 लोगों ने टिकट खरीदा, राजस्व में वो पैसा आता है। कमिश्नर कहता है म्युनिसिपैलिटी का, जी हमें पता ही नहीं है कौन खोल गया। कंपनी कह रही है हमने तो बात करके खोला। फायर डिपार्टमेंट कहता है सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री तो बेचारे अभी तक कुछ बोल ही नहीं पाया, गाड़ी में घुसने की कोशिश लग रहा है अभी तक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी अपने सारे कार्यक्रम करके, मन में दुख लेकर, सारी वेशभूषाएं बदल के प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, मैंने प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधानमंत्री ही कह रही हूं, जब वो पहुंचे अस्पताल तो अस्पताल रात को टाइलें लग चुकी थी, वाटर कूलर लग चुका था, और आपके साथी ने जब बताया कि पाइप कनेक्ट नहीं हुआ तो पाइप कनेक्ट हुआ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये विल ऑफ गॉड है? ये विल ऑफ गॉड नहीं है। विल ऑफ गॉड अब दिखेगी ऐसे लोगों पर। मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं एक गॉड फियरिंग पर्सन हूं, कि यहां का लेखा जोखा यही होता है। ईश्वर के साथ सामने डरना चाहिए लोगों को। 150 लोगों की मौत को हम विल ऑफ गॉड कह के चुप हो जाएंगे? एमडी का नाम नहीं है, मतलब जो चपरासी बेच रहा है टिकट उसका नाम है, जो सुरक्षा कर्मी लगा हुआ है, चौकीदार, उसका नाम है। ये क्या बात करने की बात कर रहे हैं आप लोग? और मुझे दुख होता है कि मीडिया के साथी ऐसी कवर फायरिंग कर रहे हैं इस समय। आप लोगों की बात नहीं कर रही हूं, आप लोगों के जो वरिष्ठ साथी नोएडा कमांडो वॉरियर जो एंकर बनते हैं, जो रात को कमान संभालते हैं, जो कवर फायरिंग देते हैं मोदी जी को, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मृतकों को उनकी मौत का दोषी ठहरा दीजिएगा। मतलब नैतिक पतन की सरकार की, भाजपा की, पर पत्रकारों की भी हद हो गई है। मुझे लगता है ये सिर्फ अशोक गहलोत जी ने ही नहीं कहा है, तमामों बार सचिन पायलट जी ने ये कहा है कि हम सब मिलकर आपसी मतभेद भुलाकर सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा से कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। एक दूसरे का बयान पकड़कर मीडिया में स्टोरी बनाना एक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकृत तौर पे मुझे बोलना था कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते और अपनी समझ के अनुसार, वो मैंने बोल दिया है। थोड़ी समझ आप लोग भी लगाइए। भरे मंच पर 2 और मुख्यमंत्रियों के सामने एक तीसरा मुख्यमंत्री खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी को देश का लोकतंत्र और गांधी का देश समझा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मुझे तो नहीं लगे कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मुझे तो लगा घोर बेइज्जती है। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री आरपीएन सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र सीपीएन सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है, ये तो भाजपा के नेताओं के नाम मैंने आपको गिना दिए और कुछ ही गिनाए हैं। इसमें कल्याण सिंह के बच्चे, कलराज सिंह के बच्चे, इन लोगों के तो नाम अभी मैंने आपको गिनाए नहीं, और बड़ी लंबी फहरिस्त है हर राज्य में। तो अमित शाह जी पहले इस बात का जवाब दें कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी किस बड़े बाप के बेटे हैं। उन्होंने कांग्रेस की
जमीनी राजनीति करी, एनएसयूआई की करी, यूथ कांग्रेस की करी। आज वो इस देश के मुख्यमंत्री हैं क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अमित शाह जी बहक जाते हैं। अमित शाह जी लोगों के पास अब मुद्दे नहीं रह गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक मिल मजदूर के लड़के हैं, 11 बार चुनाव जीता है और उसके बाद हमारी पार्टी के लोगों ने उनको जिताकर अध्यक्ष बनाया है। ये हमसे बात करेंगे किसका किसको लड़का होना चाहिए। जो डैडी डैडी मेरा खत्म हो जाएगा टेन्योर, तो बीसीसीआई का संविधान ही बदल दिया जाता है। अमित शाह जी पहले अपने पुत्र जो डैडी डैडी करते थे, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन और मिल गया एज बीसीसीआई सेक्रेटरी, उसका जवाब दें। एक संस्था का संविधान बदल जाता है कि इनके पुत्र बने रहें और ये सवाल हमसे दागेंगे। वाह भाई, थैंक यू। लेट्स टेक दिस ऑफलाइन। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये दिल्ली की कहानी बहुत जरूरी है क्योंकि फर्जी फीते काटने वालों का पर्दाफाश करना भी जरूरी है, जैसे कि श्री सुभाष चोपड़ा जी ने यहाँ पर आपको काफी विस्तार से बताया। इसको प्लीज कवर करें और लोगों को सामने दिखाएं कि वो घर कहाँ है जो अभी तक बने ही नहीं है। ये तो पहला ही फेज बन के तैयार हुआ है, घर तो सारे 2020 तक बन जाने थे। धन्यवाद।